नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IITN पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग अपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 2 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है, तो जिन बच्चों की वो क्लासेस मिसिंग हैं वो हमारे जो यूट्यूब चैनल है फ्यूचर IITN बाय विवेक सर, उस पर आप जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। और बच्चों, इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि JEE मेन एडवांस, इनफैक्ट बोर्ड में भी इसके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप रेगुलर पढ़िए और हम हर चीज़ कवर करते हुए चल रहे हैं। हाँ, मेरे में ये हो सकता है कि मैं थोड़ा स्पीडली उतना नहीं हूँ, लेकिन हाँ, टिप टॉप नहीं कर रहा हूँ। मैं सीक्वेंस में पूरा करूँगा कोर्स। जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर कर्व पढ़ लेंगे, फिर वेक्टर 3D में जाएंगे। तो बच्चों, हम आपसे एक चीज़ और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमने शायद पिछली क्लास में जो 4 ऑप्शन दिए थे लास्ट क्वेश्चन में, जो टी वाला क्वेश्चन था, उसमें t² + 3 लिख देना बी ऑप्शन में, और शायद t² + 1 हमने गलती से लिख दिया था। तो वो आप करेक्शन कर लिए होंगे, इतने आप समझदार होंगे, है ना, कि ऑब्वियसली हमने ऑप्शन भी टिक नहीं करवाए थे, तो कोई ना कोई तो ऑप्शन दिया ही रहेगा, तभी तो होगा क्वेश्चन, अदरवाइज कैसे होगा। तो आज हम लोगों को मेनली क्या पढ़ना है ये हम बता दें आपको। तो अभी भी देखो, तो लग रहा है कि हल्का हल्का लिखा भी हुआ है। तो आज हम लोगों को पढ़ना है मेनली डेरिवेटिव एज ए रेट मेजरर, जो आपका NCERT का जो भी एक्सरसाइज है उसका 6.1 एक्सरसाइज है ना। आप भी कहोगे कि कितना स्लोली कोर्स चल रहा है, तो अब धीरे धीरे स्पीड अप करेंगे बच्चों। तो आप हेडिंग लिखो, डेरिवेटिव एज ए रेट मेजरर। इसको जानते हो कई तरीके से लिखा जाता है, जैसे डेरिवेटिव एज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, काइनेमेटिक्स इन 1 डायमेंशन एंड कैलकुलस। उसमें क्या होता है कि जब हम लोग x का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकालते हैं तो उससे वेलोसिटी वेक्टर मिलता है, या वेलोसिटी मिल जाती है अगर सिंपली बात करें तो, और फिर उससे फिर एक्सेलरेशन मिलता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वान्टिटीज़। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, मतलब कोई क्वांटिटी अगर टाइम के रिस्पेक्ट में वारी कर रही है तो उसके जो अदर पार्ट हैं, उससे जो डिपेंडेंट होने वाले पार्ट हैं, वो कैसे टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होंगे ना, ये चीज़ हमें निकालना है। dy/dx का मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, वी ऑलरेडी नो दैट। तो जैसे देखो, इसमें क्या होगा ना कि आपको बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। बेसिक फार्मूला मतलब कि ये होता है कि ये वो मैक्सिमा मिनिमा में भी ये काम आएंगे। जैसे अगर बात करें तो एक सर्किल है ना, एक पार्ट हम दिखा देते हैं सर्किल, और सर्किल का जैसे एरिया जो है, एरिया ये लिखते हैं तो ये हो जाता है πr²। अब r अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, जैसे ये लिखता हूँ कि इफ़ r चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका मतलब क्या होगा, देन एरिया ऑल्सो चेंजेस, एरिया ऑल्सो चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये तो कह सकते हो ना, ये तो ऑब्वियस रिजल्ट है। तो अगर हम एरिया के बारे में लिखें तो dA/dt लिखेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, d/dt और πr², और चूंकि पाई कांस्टेंट नंबर है तो दिस इज 2πr dr/dt। तो इसके रेट ऑफ चेंज से, और एट इंस्टेंट अगर रेडियस की वैल्यू दिया हो तो हम लोग एरिया का रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि ये सेंटीमीटर और आपका टाइम सेकंड में दिया हो तो ये हो जाएगा cm²/सेकंड, है ना। ये वारी करता है, मतलब ये डिपेंड करता है कि आप रेडियस और टाइम किस रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसा ना देख के इसको समझिएगा कि ये सठिया आ गए हैं, कुछ भी लिख दे रहे हैं। सठिया नहीं गए हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर रेडियस को हम सेंटीमीटर में मेजर करें और टाइम को सेकंड में, तो इसका यूनिट लिखेंगे cm²/सेकंड। ये यूनिट भी बहुत कुछ डिपेंड बताती है। ये जैसे ये बता रहा है कि एरिया का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हम इधर बिना देखें हम इसको देख के भी बता सकते हैं। तो यूनिट की इंपॉर्टेंस होती है बच्चों। कई लोग यूनिट को इग्नोर कर देते हैं और बाद में फंस जाते हैं, कहते हैं यार यूनिटवा देखे रहते तो साला सिलेक्शनवा हो जाता। अबे कैसे सिलेक्शनवा हो जाएगा बे, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरा इसमें पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर। अब यही सब है बचपन में जो पढ़े थे ना, वही सब लिख देंगे। तो पेरीमीटर होता है 2πr, ठीक है ना।
ये सर्किल है। अब इसी तरह से अगला आता है स्क्वायर के बारे में डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। अब ये सब तो डिफ्रेंशिएट कर ही लोगे ना। अगर इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पूछ ले तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई डी आर बाई डी टी। वी ऑलरेडी नो दैट, कोई बड़ी बात थोड़े है। तो स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर मतलब ये चारों डायमेंशन आपकी क्या होती हैं, एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों और ये 90 डिग्री पे इंक्लाइंड हो, है ना। हमें ज़्यादातर अब इसका एरिया को क्या लिखते हैं ए स्क्वायर और इसका पेरीमीटर लिखते हैं 4 टाइम्स ए। फिर ये रेक्टेंगल भाई साहब से हम लोगों का पाला पड़ेगा क्योंकि इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस भी करवाएंगे। तो रेक्टेंगल की अगर साइड लेंथ को x और y मान लें, लेंथ और विड्थ को, तो इसका एरिया होता है एक्स वाई और इसका जो पेरीमीटर है वो 2 टाइम्स x प्लस वाई होता है। अब यहीं पे देख लो, अगर x और y चेंज होती हैं तो डी ए बाई डी टी क्या लिखेंगे, बाई प्रोडक्ट रूल, x इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो आप कह सकते हो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ये सबसे ईजीएस्ट पार्ट होता है जो अभी हम करा रहे हैं आपका। ये सबसे क्या है बच्चों, ईजीएस्ट पार्ट है, ये ध्यान रखना। तो ईजीएस्ट का मतलब ये नहीं कि हम छोड़ छाड़ के चले आए, है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में। डेरिवेटिव एज ए रेट मेजरर, तो ये सब है। रेक्टेंगल के बाद आता है वहीं सब घन घना बेलन शंकु और गोला के बारे में पढ़ते हैं, हैं 3D सॉलिड ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं ना। तो ये सब लिख लो। तो ये ध्यान रखना, यहाँ प्रोडक्ट रूल x इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी, और यहाँ डी पी बाई डी टी करेंगे तो 2 टाइम्स डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी। बिल्कुल। तो आगे बढ़िए और लिखिए, ये सब नोट आउट कर लीजिएगा अच्छे से। और भूल गए ना मैक्सिमम मिनिमम तो उठा उठा कर पटकेंगे, ध्यान रखना। ये मैक्सिमम मिनिमम ये फार्मूला मैं दोबारा नहीं लिखवाऊंगा। मैं आई एज्यूम दैट यू ऑलरेडी रिमेंबर दिस फार्मूला इन मैक्सिमम मिनिमा। वो 1-2 क्लास बाद आ जाएगा तो आप टेंशन मत लो, लिखो। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, अब अगला है क्यूब। क्यूब का मतलब स्क्वायर का ही 3D एक्सटेंशन। मतलब कहोगे मतलब ये आपका मान लीजिए डब्बा है और इसको हम क्यूब कह रहे हैं, है ना, और इसकी साइड लेंथ a है। तो इसमें आता है वॉल्यूम, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कह सकते हैं, सॉलिड ज्योमेट्री कह सकते हैं। तो वॉल्यूम इज ए क्यूब और सरफेस एरिया विच इज़ 6 ए स्क्वायर, क्योंकि 6 फेस है और सभी फेसेस क्या है, स्क्वायर है। तो इस स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर लिखेंगे। और इस तरह के 6 फेस है ना, 4 बॉल और एक ऊपर एक नीचे, एक ढक्कन और एक पेदी, क्यों, बिल्कुल। और उसके बाद क्या होता है कि क्यूबॉइड। अबे ढक्कन से मत समझ लेना, है ना। हम लोगों के ब्रांच में जो ओपनर था ना उसको खोलू बोलते थे और जो क्लोजर था उसको ढक्कन बोलते थे, है ना। ये आईटी की टर्मिनोलॉजी है, आप जाओगे आईटी में तो पल्ला पड़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्यूबॉइड के बारे में बात कर लें तो इसको भी बना ही देते हैं भाई। तो देखो ये क्या होता है कि रेक्टेंगल का ही 3D एक्सटेंशन कर सकते हो। ये x है, ये y है, और ये अगर एल बी एच लिख दे, या चलो एल बी एच ही लिख देता हूँ, L, ये B और ये H। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल बी एच और सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एक प्रकार से देख लूँ, दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। घन घना बेलन। अब बेलन का मतलब होता है बच्चों सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात करें तो ये ऐसे है ना। इसमें ये हाइट को लिखो h और ये जो रेडियस है इसको r, और क्या बच गया इसमें, बस इतना ही सफिशिएंट है। तो इसका वॉल्यूम देखो, एक चीज़ और अभी से डेवलप करते हुए चलते हैं। ये 3 डायमेंशनल सिमेट्रिकल फिगर है। तो कोई भी 3 डायमेंशनल सिमेट्रिकल फिगर का मतलब होता है कि जैसा नीचे वैसा ऊपर एक सिमेट्री मेंटेन्ड है। तो उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इंटू हाइट। तो इसका बेस एरिया कितना है, तो पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी है h। इसमें क्या होगा ना बच्चों की, जैसे कपड़े का बनाएंगे अगर सिलेंडर तो पेंदी और ढक्कन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो उस समय क्या होता है, इसको कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या होता है कि ये जो पेरीमीटर है वो 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई h।
है ना। एल जैसे उसको अगर मान लीजिए कि काट के और इसको फैला दें तो एक रेक्टेंगल ही हो जाएगा ना, रेक्टेंगल हो जाएगा जिसकी एक तरफ की एच होगी और एक तरफ क्या हो जाएगा 2πr। तो ये प्रैक्टिकली सोच सकते हैं, इसमें रटने उटने की ज़रूरत नहीं है। कई तो इसी से मगते हैं, लगता है कि कुछ कथा कहानी समझ रहे हैं। तो एक यहाँ पे होता है कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया मतलब जिसका कपड़े की बात कर रहा था मैं। तो कर्ड सरफेस एरिया की वैल्यू हम क्या बोल रहे थे कि 2πr एक तरफ और एच एक तरफ। तो ऐसे ही आप चाहें तो याद कर सकते हैं। और टोटल सरफेस एरिया ये कब आता है भाई, टोटल सरफेस एरिया आएगा जैसे अगर मान लीजिए सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर है तो एक चारों तरफ की सरफेस एरिया होगी ही, ये भी क्या होगा नीचे भी और ऊपर भी दो सर्कुलर एरिया ऐड कर देंगे। तो 2πrh प्लस πr² और इसका 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा। एनसीईआरटी में जब भी सरफेस एरिया कहे तो आप टोटल सरफेस एरिया ही कंसीडर करेंगे, चाहे वो कोन हो चाहे वो सिलेंडर हो, ये चीज़ ध्यान रखना। अब भाई साहब कोन का नाम आ गए तो कोन भी आए, राइट सर्कुलर कोन। तो इस तरह से एक डायग्राम बना लीजिए बढ़िया सा, ये आर है ये एच है और इसको कहते हैं स्लैंट हाइट। देख ही रहे हैं पाइथागोरस होल्ड कर रहा है, आप चाहें तो लगा सकते हैं पाइथागोरस का फॉर्मूला। और ये πr² h/3 क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल फिगर है। कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया इसका लिखो तो ये हो जाता है πrl, जहाँ पे l स्लैंट हाइट है और ये दिस इज पाई बाई पाइथागोरस थ्योरम √r² प्लस h²। और टोटल सरफेस एरिया, ये कर्ड सरफेस एरिया का मतलब कि अगर जो तंबू बनाएंगे, तंबू या कह सकते हो कि उल्टा बाल्टी नहीं कहेंगे, बाल्टी इज फ्रस्टम ऑफ कोन। तो इस तरह से जो अपना कैप होता है ना बर्थडे वाला कैप, उसके बारे में अगर बात करें तो कितने मटेरियल का बना है अगर उसको निकालना है तो कर्ड सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया में सर्कुलर सेक्शन ऐड कर देंगे। टोटल सरफेस एरिया क्या करोगे भैया, तो कहोगे कि कुछ ना करेंगे सर, ये आप ही तो बता रहे हैं कि ये पेंदी को जोड़ दो, है ना। तो इसी पे मिटा के घन घना बेलन शंकु और गोला एक बार अच्छे से देख लो, है ना। ये क्यूब के बारे में लिखवा दिया मैंने, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना। और मैंने ये भी बोला कि अगर एनसीईआरटी में या बोर्ड एग्जाम में कोई भी सरफेस एरिया का क्वेश्चन आए तो आप टोटल सरफेस एरिया कंसीडर करेंगे, अदरवाइज आपके आंसर नहीं आएगा और आपकी सब हो जाएगी वहाँ पे एक से एक, तो वो सब मत करिएगा। अब मैं कुछ मिटा रहा हूँ। अब कौन कौन बच गया, चलो एक दो चीज़ें और बची हैं उसको लिख लेते हैं। तो ये सब लिख लो आराम से, मेरे ख्याल से आप लिख भी चुके होंगे। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, जो स्फीयर है, ये स्फीयर का मतलब गोला, फुटबॉल। क्या बोला मैंने, गोला। मतलब एक सर्किल को अगर इस तरह से घुमाएं, सर्किल क्या होता है, प्लेनर फिगर होता है, एक ज़मीन पे रख सकते हैं सर्किल को, लेकिन गोले को एक ज़मीन पे रखेंगे तो वो 3D टाइप का दिखेगा, है ना। तो दिखे बनाऊंगा तो बोर्ड है, प्लेन है, तो अगर इसका रेडियस r है तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³, है ना। ये वॉल्यूम को v से डिनोट करते हैं। और इसका सरफेस एरिया, तो इसका सरफेस एरिया होता है 4πr², है ना। एक सेमी स्फीयर होता है या हेमी स्फीयर कहते हैं इसको, है ना। हेमी स्फीयर या अर्धगोला बोलते हैं, है ना, कुछ भी लिख लो, क्या फ़र्क पड़ता है। सेमी स्फीयर या कहीं कहीं जगह हेमी स्फीयर भी लिखा रहता है, वैसे सेमी ही हम लोग मोस्टली बोलते हैं। तो ये क्या है, कुछ इससे दिखेगा, सॉरी इस तरह से नहीं, इसका आधा गोला बनाया जाए, है ना, और ऐसे सर्कुलर टाइप का। तो ये आपका अभी भी रेडियस है। तो यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 πr³, क्योंकि ये तो सीधे सीधे हाफ कर दिया आपने। अब इसमें दो पार्ट हो जाते हैं, कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया। तो कहोगे कि पहले वाले का आधा कर दीजिए, है ना। और टोटल सरफेस एरिया में क्या करिए, पेंदी को भी जोड़ दीजिए, एक सर्कुलर सेक्शन है πr² का। तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 3πr। इसका एक चीज़ ध्यान रखना कि ये इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं,
ये मैक्सिमम मिनिमम के लिए मेहनत कर रहा हूँ, इस टॉपिक के लिए नहीं कर रहा हूँ, है ना। ये सब मैं लिखवाऊँगा नहीं। अगला क्या होता है कि एक ट्रेपेजियम आता है ना। ट्रेपेजियम में भी कई टाइप होते हैं बच्चों, ये देखने में नहीं लग रहा है लेकिन हम इसको फिर से बना देते हैं। ये बेस के ही पैरेलल ये साइड होती है, और जैसे मान लीजिए नाम लिख देते हैं ABCD। एक होता है इक्विलैटरल ट्रेपेजियम जिसमें ये तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, और एक होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जिसमें ये दोनों साइड इक्वल होती है। पॉइंट टू बी नोटेड, आइसोसेलेस में क्या बोला मैंने, ये दोनों साइड्स इक्वल, और इक्विलैटरल ट्रेपेजियम का मतलब क्या हो गया, ये तीनों साइड्स इक्वल। बेस को छोड़ के बात कर रहे हैं। तो अगर A लेंथ है और इसकी B लेंथ है और इसके बीच का जो हाइट है वो h है, तो इसका वॉल एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन दैम, है ना। डिस्टेंस बिट, एक मिनट उल्टा लिख दिया, A+B मल्टीप्लाइड बाई h, इसको ध्यान रखिएगा। अगला होता है इसमें सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशंस होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सिमिलर ट्रायंगल, ये सिमिलर ट्रायंगल कौन सी वाला है भाई, तो देखो जैसे ये एक ट्रायंगल है, इसी को थोड़ा जूम कर देते हैं। आजकल जूम और जूम इन जूम आउट का ज़माना है, कहते हैं ना जूम जूम, तो उसी तरह से जैसे AB और ये C, इधर PQR लिख देते हैं। तो ये कह देते हैं कि AB ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो इसका मतलब क्या होगा कि AB/PQ इक्वल टू AC/PR इक्वल टू BC/QR। कोई भी पहले बाद में लिख सकते हो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसका। और एक चीज़ ध्यान रखना, डायमेंशन जब हम बात करेंगे, डायमेंशनली कुछ मिला के साइड लेंथ प्रोपोर्शनल है। तो इसमें पॉइंट ये है कि जैसे एरिया का फैक्टर लिखेंगे, एरिया तो उसमें मतलब साइड का स्क्वायर होता है, तो उसमें क्या होता है ना कि एरिया के केस में आपको यही चीज़ें स्क्वायर्स के प्रोपोर्शनल्स हो जाएंगे हर चीज़। जैसे मान लीजिए कि एक बात कह रहा हूँ कि ये दोनों से ट्रायंगल आपको दे दिया है, सिमिलर हैं, और इनके साइड लेंथ में 5 का रेशियो है। क्या मैंने बोला, ये दोनों ट्रायंगल दिया हुआ है, सिमिलर हैं, और इनके रेशियो 5 का डिफरेंस है, मतलब ये 1:5 है। तो अगर इसकी एरिया 2 दिया है तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 का स्क्वायर। पॉइंट टू बी नोटेड, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये हमने स्फीयर बता दिया, सिमिलर ट्रायंगल का लॉजिक बता दिया। एक मिड पॉइंट थ्योरम होता है, मिड पॉइंट थ्योरम इसी में बता देता हूँ क्या है ना। ये गोले को हटाओ, है ना, फुटबॉल थोड़े खेलनी है हम लोगों को, वैसे भी वर्ल्ड कप आ रहा है। देखो अबे कौन से वर्ल्ड कप की बात कर रहे हो भाई, फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, ध्यान दो इधर। क्या मैं बोल रहा था जी, सिमिलर ट्रायंगल के बाद क्या बताने के लिए कुछ देखो तो सोच रहा था कि बताऊंगा, उसके बाद खुद भूल गया। हाँ, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है बच्चों, ये देखो जैसे ये मान लीजिए ट्रायंगल है ABC, है ना, ये वेक्टर से हम लोग बड़ा आसानी से प्रूव कर लेते हैं। और ये अगर D है, ये E है, ये अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये अगर साइड्स इक्वल हैं, तो पहली बात तो D जो है वो BC के पैरेलल होता है, और दूसरी चीज़ जो D होता है वो 1/2 टाइम्स ऑफ BC होता है। इसी को कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। और तो मुझे लगता नहीं है कि, हाँ एक चीज़ और ज़रूरत पड़ेगी इसमें आपको, कि जैसे एक ट्रायंगल है जिसकी साइड लेंथ ABC अगर है, ABC, और ये एंगल अगर थीटा है, तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसकी भी ज़रूरत आपको पड़ने जा रही है, जिसको नॉर्मली हम लोग ए या डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा से ही डिनोट कर देता हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी तो आएगा। तो ये 1/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड इनटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। तो AC साइन B लिख सकते हो, या जैसे 1/2 टाइम्स AC साइन थीटा लिख देते हैं, जो अभी हमने दिखा रखा है उसके बेसिस पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये रहे आपके बेसिक फॉर्मूले। आप एक चीज़ हमारे ऊपर कोस रहे होंगे कि सर लगता है आज थ्योरी पढ़ा के ही छोड़ेंगे। अबे सर थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, सर ये कर रहे हैं, सर अपना सर खुजला रहे हैं, है ना। अभी मैं क्वेश्चंस कराता हूँ, अगर नहीं आया ना तो फिर समझ लेना बहुत हीरो बनते हो आप सब, है ना। ऐसे लगता है सब कुछ कर लिया है, अब सोने की बारी आ गई है। अबे सोने की बारी नहीं आ गई है, जब तक डेस्टिनेशन नहीं मिल जाए, है ना। अराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप टिल योर एम इज़ कम।
योर टारगेट इज़ कंप्लीट, है ना, स्वामी विवेकानंद का कोटेशन याद है ना, चलते रहिए। तो उसको ध्यान रखिएगा, ये सब आराम से नोट कर लीजिए। मैं मिटाने जा रहा हूँ और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखेंगे, है ना, क्योंकि मैथ में ये सब ABCD, मैथ में अगर मैथ में जितना JEE का या कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूला बैठें तो 2 घंटे में रिवाइज हो जाता है, लेकिन हमें हर चीज़ क्या करना है, क्वेश्चन से ही सीखना है। तो आप लिखिए पहला क्वेश्चन, देखो, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आप चाहें तो इसको स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हाउ फास्ट सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग एंड द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, मतलब क्या है भाई, तात्पर्य ये है कि हम लोग एक क्यूब मानेंगे, उस भाई साहब का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब साइड लाइन इंक्रीज कर रही होगी तो उसका सरफेस एरिया भी इंक्रीज कर रहा होगा। तो वॉल्यूम के रेट ऑफ चेंज से हम लोग क्या करेंगे, साइड लेंथ का रेट ऑफ चेंज का इंक्रीमेंट निकालेंगे और फिर उससे हम लोग सीधे सीधे सरफेस एरिया पे चले जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, वही ये सब है, फॉर्मूला बता दिया तो आपको समझ में आ जाएगा। लेट एज लेंथ ऑफ क्यूब इज x सेंटीमीटर, वॉल्यूम को v मान लेते हैं एंड सरफेस एरिया को s मान लिया जाए, सरफेस एरिया इक्वल टू s, है ना। तो आप सीधे सीधे लिखो, s इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर और v इक्वल टू एक्स क्यूब। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ds/dt, तो ये हो जाएगा 12x dx/dt, इक्वेशन नंबर 1, एंड दिस इज dv/dt, दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर टाइम्स dx/dt, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो तो वी गेट ds/dt, है ना, इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया और ये ध्यान से देखो तो 4/x टाइम्स क्या लिखोगे आप, dv/dt। तो ये रखो 4/10 मल्टीप्लाइड बाई 9 विच इज़ 3.6 और यूनिट क्या लिखोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। इसको कई स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं कि यहाँ से वैल्यू पुट कर दिया और dx/dt निकाल लिया, और उसी मोमेंट पे आपको क्या करना है, जैसे आप x रख के, जैसे x की वैल्यू आप 10 रख दीजिए और dv/dt 9 रख दीजिए, तो आपको dx/dt मिल जाएगा, और वही चीज़ यहाँ पे dx/dt और x की वैल्यू पुट करके आप dx/dt भी निकाल सकते हैं। एक ही टाइप के हैं, s मतलब सरफेस एरिया और x मतलब एज लेंथ, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब NCERT में अगर बात करें तो NCERT में भी ऐसे ही कुछ किया है, मैं देख रहा था कि NCERT में भी क्या किया है कि यहाँ से पहले इन्होंने dx/dt निकाला है और इसी dx/dt को यहाँ पुट कर दिया है। हम थोड़ा स्मार्टली वर्क कर रहे हैं, हमारे वाले पार्ट में क्या है, dx/dt आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अरे भाई जब यहाँ से ये निकाल के यहाँ पुट करना है तो काहे नहीं इसको डिवाइड कर देते हो यार, है ना। आप ये सब लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन 1/2 वी गेट दिस रिजल्ट एंड एट x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर वी हैव गेट द रिलेशन 4/10 मल्टीप्लाइड बाई dv/dt इज गिवन इन द क्वेश्चन इज 9 सेंटीमीटर पर क्यूब, और यूनिट आप चाहें तो बाद में लिख सकते हैं, लेकिन फाइनली ये यूनिट ध्यान रखिएगा, जब ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होगा, और ये 3.6। एक बार मैं आंसर को मैच करके थोड़ा सा हैप्पी हो जाऊं, और सेकंड को आप ये पूरा लिखिए, सिंपल सा लिखिए, एक ही बात है ना। वो हम लोग पूरा आदत होती है थोड़ा बहुत लिख देते हैं ताकि वो सेकंड वाली फीलिंग आए, नहीं तो लगता है कुछ और ही लिख दिया गया है। तो ये क्वेश्चन है और इसी तरह के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। मैं बता रहा हूँ कि आज की क्लास स्पेशली बोर्ड ओरिएंटेड है, जो बच्चे बोर्ड देना चाहते हैं और JEE मेन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। आज की क्लास का JEE एडवांस से कोई लेना देना नहीं है, अगर आप कुछ, है ना, इसका कोई भी उस घटना से संबंध नहीं है। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन मैच कर देता है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा और कुछ नहीं। सब कुछ सही हो गया, चलिए तो अब बढ़ते हैं और लिखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, द लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट एंड y इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट।
व्हेन x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर ऑब्लिक एंड सेकेंड पार्ट है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक चीज़ ध्यान रखना, एक इंक्रीज़ कर रहा है और दूसरा डिक्रीज़ कर रहा है। तो अगर इंक्रीजिंग साइन को हम लोग पॉजिटिव से डिनोट करेंगे तो ये डिक्रीजिंग साइन वाले को नेगेटिव से डिनोट करेंगे, है ना। और अभी हमने फॉर्मूला तो आपको लिखवा ही रखा है, तो आपको मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप इस तरह का एक रेक्टेंगल बना लीजिए ABCD। ये थोड़ा सा ग्रेविटी आ जाती है अगर आप लिखते हैं तो, है ना। तो हियर आपको क्या क्या दिया है, तो dx/dt अगर आपने लेंथ माना है तो dx/dt लेंथ इज डिक्रीजिंग एट रेट -3 सेंटीमीटर पर मिनट। dy/dt की अगर बात करें तो ये प्लस लिखेंगे 2 सेंटीमीटर पर मिनट। x की वैल्यू आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर, y है अपना 6 सेंटीमीटर। अब देखते हैं आगे क्या होता है। पहला जैसे पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर हम लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि पेरीमीटर की वैल्यू होती है 2 टाइम्स x + y। तो अगर इसका रेट ऑफ चेंज निकालें तो dt/dt। अच्छा, ये क्यों निकाला हमने, क्योंकि ये कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज निकालो, मतलब डेरिवेटिव करो। ये बोला है, जैसे कई स्टूडेंट को लगता है यार मगे जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पता ही नहीं। अरे भाई, रेट ऑफ चेंज के लिए क्या करोगे, डेरिवेटिव ही निकालोगे ना, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। फील लो dx/dt। कई को तो मैथ में फील ही नहीं आती है, कहते हैं y = mx + c और क्या, कुछ नहीं। तो ये 2 टाइम्स यहाँ -3 + 2 लिखो, तो ये आ गया -2 और यूनिट ध्यान रखना बेटा सेंटीमीटर पर मिनट। दूसरा एरिया की अगर बात करें तो एरिया को a से डिनोट करते हैं तो ये xy होता है। तो dA/dt की अगर बात किया जाए तो x टाइम्स dy/dt प्लस y टाइम्स dx/dt। अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो x की वैल्यू 10 है ना, हम यहाँ पुट कर देते हैं 10, और dy/dt क्या आया है 2, और y की वैल्यू कितनी है 6 है, और दिस इज़ -3। तो ये आ गया आपका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अब देखो, ये नेगेटिव साइन बताता है कि आपका इफ़ेक्टिवली जो है वो पेरीमीटर डिक्रीज़ कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये पॉजिटिव साइन बताता है कि ओवरऑल जो एरिया है वो इंक्रीज़ कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो इसमें ध्यान रखना, इस क्वेश्चन कराने के पीछे बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप अगर एक से ज़्यादा क्वांटिटी आ जाएं तो उनको एज सिंपल एज वेरिएबल मानिए। आपको कांस्टेंट मानने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कई बच्चा लोग क्या करता है कि यहाँ पे x और y में x को कांस्टेंट मान लेगा। अब क्यों लिखा है, क्या इसने x कांस्टेंट है, नहीं लिखा है ना, तो आप उसको क्या मानेंगे, वेरिएबल मानेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हमारे एग्जामिनेशन में ये x और y के बीच में एक रिलेशन दिया जाएगा और फिर हम लोगों को करना होगा, तो वो अगला क्वेश्चन मैं उसी से रिलेटेड कराऊंगा, लेकिन पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, है ना। मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ गया होगा, और एक बार आंसर भी मैं चेक कर लूँ। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट एरिया, है ना। और ये इतना बोर्ड में लिख के चले आएंगे, एग्जामिनर गदगद हो जाएगा, नंबर भी दे देगा आपको। लेकिन हाँ, इससे ज़्यादा कटिंग फिटिंग करेंगे। इसने तो डायग्राम भी नहीं बनाया, चलो उसने नहीं बनाया तो हम क्या करें, हम तो बनाएंगे ना, हम बना के आएंगे और नंबर पा के आएंगे। हम मतलब आप, मैं मतलब आप खुद बोलो आई कैन डू इट, है ना। आई होप मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। हमें स्मूथली समझाना है हर चीज़ को, और आप भी पेशेंस से बस पढ़ते जाइए, चिल आउट करते जाइए। चिल मारना है, चिलम नहीं मारना है। कई तो चिलम लेके बैठ जाएंगे, चिल आउट मतलब कूल रहना है। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बोर्ड में भी आता रहता है, मैं देखा हूँ, और ऐसे क्वेश्चन आप फिजिक्स में ज़रूर करते होंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ फिजिक्स में भी आपका बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ए लैडर 5 मीटर अलॉन्ग द लीनिंग लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। लीनिंग मतलब झुकी हुई है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अवे द ग्राउंड
along द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट ए रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसकी टांग को खींच रहे हैं लैडर को, तो क्या होगा, वो नीचे जाएगी। नॉर्मली हम लोग क्या है बचपन में यही करते हैं, कभी कभी महंगा भी पड़ जाता है हम लोगों को। हाउ फास्ट, महंगा मतलब कि हम लोग को चोट वोट लग जाती है, और कुछ मत समझना। इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो इसमें क्या करना है ना बच्चों, जैसे कि आपको जब एग्ज़ाम में ये सब लिखना है, और कई बार ये आ भी चुका है, मैं बता रहा हूँ, बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन है, तो आप ऐसे थोड़ा सा दिखा दीजिएगा, भैया ये वॉल है अपना और ये अपनी लैडर है ना। आप चाहें तो लैडर को थोड़ा सा ऐसे दिखा दीजिएगा, थोड़ा डार्कनेस या अलग पेन से। इसको अगर हम x मानते हैं, किसी भी इंस्टेंट पे मानते हैं, और इसको y मानते हैं, है ना, ये जो, तो आप कह सकते हो कि वॉल मतलब ये 90 डिग्री पे इंक्लाइंड होगा, और इसकी ये तो दिया ही है आपको 5। तो देखो इसमें क्या है कि सिंस वी नो दैट, आपको क्या क्या गिवन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 ये है कि ऐड एक्स इक्वल टू, अगर हम 4 की बात करें तो यहाँ रखेंगे तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 मीटर, और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू, आप ध्यान से देखो, इसको टांग खींच रहे हो तो ये प्लस 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो डी वाई बाई डी टी का जो रेट ऑफ चेंज है ना वो पूछ रहा है। तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके ये चीज़ आएगा, तो फ्रॉम 1, और चाहें तो ये फॉर्मेलिटी लिख सकते हो कि ये वॉल है, आप चाहो तो ये पूरा बना ही लो, ये भैया ये हमारी लैडर है ना। तो फ्रॉम 1 वी हैव द रिलेशन 2x टाइम्स डी एक्स बाई डी टी, दिस इज प्लस 2y टाइम्स डी वाई बाई डी टी, और 5 मतलब 25 का डिफ्रेंसिएशन 0। तो वी गॉट द रिलेशन डी वाई बाई डी टी इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई टाइम्स डी एक्स बाई डी टी। तो पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो x की जब वैल्यू 4 थी तो y अपना कितना आया 3, और डी एक्स बाई डी टी आपने लिखा 2, दिस इज माइनस 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक चीज़ का याद रखना है, ये थोड़ा सा हम इसको लिख दे रहे हैं मीटर, और ये भी मीटर, तो ये डायमेंशनली कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड, तो ये फाइनली यहीं बना। और नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि y अपना डिक्रीज कर रहा है, तो रेट ऑफ चेंज लिखेंगे तो माइनस साइन के साथ लिख सकते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव के हटा रख के लिख रहे हैं तो डिक्रीजिंग बाई, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं कि हेंस हाइट ऑन द वॉल, आप इसे कह सकते हैं हाइट ऑफ द लैडर ऑन द वॉल, हाइट ऑफ द लैडर ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग। देखो ये मैंने डिक्रीजिंग लिख के नेगेटिव साइन बोल दिया, एट ए रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखना बच्चों, जब मैंने यहाँ डिक्रीजिंग लिख दिया ना तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगाऊंगा, अदरवाइज वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जामिनर केवल यही चेक करता ही है। इसमें सबको मालूम है कि ये बच्चा लिखा होगा पाइथागोरस रिलेशन, यहाँ से ये एक्स के करस्पॉन्डिंग वाई भी निकाल लिया होगा, बच्चा डिफ्रेंशिएट करने में तो उस्ताद होगा, तो फिर गलती कहाँ कर सकता है, तो गलती ये यूनिट में करते हैं। और यहाँ पे अगर वो खुन्नस खा गया ना तो फिर सीधे 4 नंबर का 2 नंबर देता है, और फिर अब ये एक्सक्यूज मत करना कि सर 2 क्यों 3 क्यों नहीं, अब हम नहीं जानते, वो एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता हो सकता है घर वाली से झगड़ा करके आया हो, ऐसा हो सकता है ना। और समझ लो बेटा, उस समय तुम्हारी कॉपी मिल गई तो क्या होगा, तब तो समझ ही सकते हो, तो भगवान से मनाओ कि ऑल इज़ वेल और मज़े लो। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हो गया ये क्वेश्चन। ये लैडर है भैया, थोड़ा सा ढंग के लिखिएगा, ये लग रहा है कुछ और ही लिख दिया मैंने। अरे भाई ये लैडर लिखो यार, नहीं तो बच्चे लोग को सोचेगा कि कुछ लड्डू वड्डू लिख दिया। अबे लड्डू बाद में मिलेगा, पहले लैडर तो लिखो। तो ये हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन किया। इस क्वेश्चन में क्या खास बात थी, तो इस क्वेश्चन में कहो कि एक साइन का खास बात थी सर, और एक पाइथागोरस थ्योरम की खास बात थी, जो कि कहीं लिखा नहीं है कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैलकुलेट द आंसर।
ये हम लोगों को खुद सोचना है और इतना हम लोग सोचने के काबिल हैं। अब हम आपको एक कौन से रिलेटेड क्वेश्चंस कराते हैं, क्योंकि कौन बेचारा तब से वो थोड़ा सा नाराज़ हो जाएगा ना। और फिर हम लोग अगले सेक्शन रेट मेजरमेंट में बस इतना ही है बच्चों कि आपको एक रिलेशन ढूंढना है और वो रिलेशन आपका क्या है। और ये मैं इनसे एनसीईआरटी के 6.1 के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ये 6.1 का ही क्वेश्चन है और एक और क्वेश्चन कराएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एनसीईआरटी का 6 पॉइंट एक्सरसाइज 6.1 लगा लेंगे। आज हम 2 एक्सरसाइज कवर करने जा रहे हैं, एक एरर एंड अप्रोक्सीमेशन भी। तो आप इसको लिख लिए होंगे और इसी बात पे लिखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन लिखे हैं जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जेईई मेन में भी इसके क्वेश्चंस काफ़ी आते रहते हैं। सैंड इज़ फॉरिंग फ्रॉम ए पाइप, मतलब उड़ेल रहे हैं पाइप से। और जैसे हम लोग बचपन में खेलते हैं ना घाट वोट पे, तो क्या बनता है, कोन बनता है। वो उतना प्योर कोन नहीं बनता लेकिन कोन टाइप का लगता है। एट ए रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड द फॉलिंग सैंड फॉर्म ए कोन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6। ऑब्वियसली फैलता बहुत ज़्यादा है ना, हाइट कम उठती है। ये जैसे हम लोग गाँव में देखते हैं कि गेहूँ जैसे इस तरह से रखा जाता है ना, तो वो कोन टाइप का ही बनता है। जैसे ऊपर से वो क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर, तो वो तो ट्रॉली में गिरता है ना। जैसे उसको अगर एक ग्राउंड पे गिराया जाए तो उसी कोन टाइप का कुछ बनेगा। तो बहुत तेज़ी से ऐसे से चारों तरफ फैलेगा, हाइट कम उठेगी, क्योंकि वो होता है ना आपका जैसे उतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं रहता, तो वो सब स्लिप करता है तो आपका क्या होता है, रेडियस खूब तेज़ी से बढ़ती है, हाइट कम बढ़ती है। तो हाइट को कह रहा है कि 1/6 है। हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड कोन इज इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज़, अच्छा हाइट का इंक्रीमेंट पूछ रहा है, हाइट ही दे रखा है, मतलब dh/dt पूछ रहा है। तो ऐसा करते हैं, पहले इस तरह से एक चुपचाप कोन बनाते हैं। ये सैंड कोन है अपना, ये लिख देना यहाँ पे भैया, ये सैंड कोन है। इसका r दिया हुआ है, ये h दिया हुआ है, ये h है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या पढ़ गए हैं, πr² h/3, इक्वेशन 1। और एक और इन्फॉर्मेशन है कि जो h है वो r का हमेशा 1/6 ऑफ रेडियस। तो r की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, तो v = पाई, यहाँ पे 6h का होल स्क्वायर लिख दो, h/3। तो ये ध्यान से देखो तो कितना होगा, 36/3 12 पाई h³। तो आपसे dv/dt पूछा जा रहा है, तो ये आप लिखेंगे 36 अगेन पाई h² dh/dt। तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए। आप ऐसे लिखिए कि एट dv/dt की वैल्यू आपको दी हुई है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, h आपका दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से dh/dt मिल जाएगा, वैल्यू भी सीधे सीधे रख सकते हैं। तो ये 12/36 पाई h² की जगह क्या लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर। आप ध्यान से देखो तो ये बढ़ती हैं 36 और ये सोलती हैं 30, 1/48। और dh/dt है तो सेंटीमीटर/सेकेंड, एक पाई भी रहेगा 1/48 पाई। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी तरह के आप जैसे मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे तो सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड है एक वो भी क्वेश्चन है इसमें। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बाई प्रोडक्ट रूल तो dh/dt का टर्म आएगा, फिर dr/dt का आएगा, तो उसमें दोनों चेंज होते हैं। तो एट दैट मोमेंट जैसे हमने रेक्टेंगुलर का जो रेक्टेंगल का एरिया वाला क्वेश्चन किया था, उस लॉजिक से आप वो भी कर सकते हैं। तो इसमें जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं या बन सकते हैं वो हमने ऑलमोस्ट करा दिए। आपकी जिम्मेदारी बनती है, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे एक क्वेश्चन और है उसको मैं बता देता हूँ, मार्जिनल कास्ट और रेवेन्यू कास्ट से रिलेटेड जो 1 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या किया हमने, एक सैंड कोन बनाया, पहले ये रिलेशन लिखा, वॉल्यूम का रिलेशन, ये फॉर्मूला हम लोगों को याद ही है क्योंकि मैंने शुरू में ही लिखवा दिया था आपको। इसको h के टर्म्स में रिलेट कर लिए, क्यों, क्योंकि अभी दो वेरिएबल है, तो ये इन्होंने एक रिलेशन दिया है जिससे आप एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब इस तरह का रिलेशन हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इनिशियल लेवल पे ही कर लीजिए, ताकि आपको आगे डिफ्रेंशिएट करने में कोई दिक्कत ना हो या कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है कि एक अगला क्वेश्चन है, इस तरह के 2 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज़ रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट RX = 3x² + 36x + 5।
जहाँ पे एक्स यूनिट ऑफ है, जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर की ही बात करें, और देखें क्वेश्चन सही है ना, हाँ सही है। तो इसका जो रेवेन्यू कॉस्ट है वो इसके एक्स यूनिट्स प्रोडक्शन पे डिपेंड कर रहा है, और कह रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू निकालो व्हेन एक्स इक्वल टू 5। अब आप तुरंत पूछ सकते हो कि सर ये मार्जिनल रेवेन्यू या मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। तो मार्जिनल कॉस्ट की डिफिनीशन दे रखी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ इट्स आइटम्स सोल्ड एट द इंस्टेंट। तो आप सीधे सीधे यहाँ पे लिखोगे, जो लिखा है ना वही हम भी लिख रहे हैं, मार्जिनल रेवेन्यू मतलब MR लिख सकते हो, दिस इज DR ऑफ x बाई dx। तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो तो 6x प्लस 36, और एट x इक्वल टू क्या है 5, मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 5 प्लस 30 विथ इज ₹66। ये आपको ध्यान रखना है। तो एक प्रकार से रेट ऑफ चेंज है, कोई नई चीज़ नहीं है। जैसे स्टूडेंट लोग एक नंबर में बोर्ड में आता है ना तो छोड़ आता है, फिर कहता है कि क्या है ना सर हमें कुछ पता ही नहीं है, कॉमर्स वालों का टर्मिनोलॉजी यूज़ करके या साइंस वालों से पूछ लिया क्वेश्चन। अब मैथ का पेपर सेम होता है, वो कॉमर्स हो या आर्ट्स हो या साइंस हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो भी टर्मिनोलॉजी नई नई हैं उनको आप एक जगह कॉपी में नोट कर लीजिए और उनको बार बार देखते रहिए। तो आज की क्लास के बाद आपको मार्जिन रेवेन्यू समझ में आना चाहिए कि किसी भी टाइम पे जो प्रोडक्शन है, जो रेवेन्यू कॉस्ट है, उसका एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू, ये लिखा तो है, विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड एट एनी इंस्टेंट। ये एट एनी इंस्टेंट नहीं होगा, एट एनी इंस्टेंट होना चाहिए। अच्छा एट इंस्टेंट ही है, चलिए कोई बात नहीं, है ना। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन आपको ख़त्म कर दिया और ये सेक्शन भी ख़त्म कर दिया बच्चों। अब हम चलते हैं अप्रॉक्सीमेशन एंड एरर्स पे। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है यहाँ पे, जैसे हम किसी चीज़ की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना चाहते हैं। जैसे हमें मालूम है कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 की वैल्यू होती है 5, तो आपसे कहा जाएगा कि यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 26 और 24, या कोई भी अदर नंबर्स दिया जा सकता है जिसका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, कोई भी टर्म निकाला जा सकता है। मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको निकालनी है। तो उसमें हम कैलकुलस का भी यूज़ करते हैं, अपने डिफरेंशियल कैलकुलस का। वो कैसे यूज़ करते हैं तो इसके लिए ध्यान से सुनिएगा। हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव्स फाइंड आउट किए थे, तो वहीं हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे, और याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, है ना। वैसे इसका डेरिवेशन भी होता है प्रॉपर, लेकिन वो कोई नहीं पूछता है आपसे, सिर्फ फॉर्मूला पूछा जाता है। तो लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन, है ना। ये खाली ध्यान देना हम क्या कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ाई करके आए हैं कि दिस इज लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो ये क्या होता था, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती थी। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में क्या होगा, बस इस टर्मिनोलॉजी को आप गायब कर दीजिए। मतलब अगर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फॉर, हम ऐसे लिख ही देते हैं, ये कहाँ से आया, फॉर अप्रॉक्सीमेशन वी गॉट द रिलेशन एफ डैश एक्स इक्वल टू, अब ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो इसी चीज़ को थोड़ा ढंग से लिखेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ एक्स लिखिए प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स लिख दीजिए, एंड दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट विच इज़ यूज्ड, एंड आई सजेस्ट, मैं कहूँगा कि आप मेमोराइज भी कर लें, और कुछ रटना मटना नहीं है, यहीं लिखिएगा और सीधे सीधे इसको भूल जाइएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा। यही तो है इसमें। अब इसका एप्लीकेशन समझाता हूँ। जैसे आपसे कहा जाता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 26 निकालिए, है ना, या 25.2 जैसे लिखा है क्वेश्चन में, है ना, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 25.2 निकालो। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि हम अपने मन से फंक्शन मानते हैं, ये समझना ये क्या लिख रहा हूँ।
है ना। ये ऐसे क्वेश्चन आएगा बोर्ड में 4 मार्क का, ये अगेन बोर्ड में ही आएगा, जेई मेन में हो सकता है किसी स्टेप में हमें यूज़ करना पड़े। और एरर क्या होती है बच्चों, जो ऑब्जर्व वैल्यू है और जो ट्रू वैल्यू है उनका जो डिफरेंस होता है उन्हीं को कहते हैं एरर, और उसको एब्सोल्यूट एरर कहा जाता है। रिलेटिव एरर क्या होता है कि जो एरर है उसको हम ओरिजिनल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में मेजर कर लें, और पर मतलब डेल्टा एक्स बाई एक्स, उसी को क्या कहते हैं रिलेटिव एरर। और परसेंटेज एरर क्या होता है, डेल्टा एक्स बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100। तो एरर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कह सकते हो कि सर एक एग्जैक्ट वैल्यू होगा, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगा। अभी आप फोकस कर रहे हो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पे, एग्जैक्ट वैल्यू आपको दी रहेगी या आपको दूसरे तरीके से निकलवाया जाएगा, और दोनों का जो डिफरेंस है उसी को कहते हैं एरर। जैसे x में हम लोग अगर x, जैसे सपोज इस पेन की लेंथ x है, तो इसमें हम जो डेल्टा x का चेंज कर रहे हैं या गलती मेजर कर रहे हैं उसी को कह रहे हैं एरर। जैसे इसका मान लीजिए 10 सेंटीमीटर लंबाई है और हमने 11.2 मेजर कर लिया, तो 1.2 सेंटीमीटर का हमने एरर क्रिएट कर दिया। तो उस 1.2 को अगर हम 10 के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो उसी को कहते हैं रिलेटिव, और अगर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो उसी को परसेंटेज एरर। तो एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, ये आपको फिजिक्स में डिटेल में पढ़ाया जाता है। मैथ्स में थोड़ा बहुत एप्लीकेशन हम लोग करेंगे, 1-2 क्वेश्चंस कर लेंगे और थोड़ा बहुत हैप्पी हो जाएंगे, है ना। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू जैसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, तो ये शुरू, अब वो सब नहीं लिख रहा हूँ बाई डिफरेंशियल कैलकुलस, तो इसको स्टार्ट ऐसे करना बोर्ड में कि लेट एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन मानना जो कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, क्लियर। और हम लोगों को क्या करना है, एफ ऑफ 25.2 निकालना है, दिस इज ए क्वेश्चन मार्क। तो अभी और भी कहानी है, x की वैल्यू मान लेते हैं 25, क्लोजेस्ट वैल्यू जो आपको याद हो, और x प्लस डेल्टा x की वैल्यू 25.2 है बच्चों। तो आप कह सकते हो कि जो डेल्टा x आएगा सर वो 0.2 आएगा। और आपको मालूम है कि इसमें डिफ्रेंसीसन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ऑल्सो आप ये भी लिखिएगा कि एफ डैश एक्स की वैल्यू होती है 1/2 रूट एक्स। और सिंस वी नो दैट, सिंस वी हैव द फॉर्मूला, वी हैव द रिलेशन, ये सब लिख देना डायरेक्टली। वो कहाँ से आया, कहाँ से आया, कब आया, कोई नहीं पूछता। x प्लस डेल्टा एक्स दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, है ना। इसको जैसे मैंने कैसे याद रखा था, स्टूडेंट लेवल पहले इसको लिखते हैं, फिर एफ डैश एक्स करके डेल्टा एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें ऊपर वाला सफाट करना पड़ेगा, ये मैं हटा रहा हूँ, है ना। आप नोट तो कर ही लिए होंगे, नहीं नोट किए होंगे तो नोट कर लीजिएगा फिर से, है ना। बैक करके वीडियो को हम थोड़ा सा इसको हटा रहे हैं और आपके सामने ही मैं बोर्ड को मिटा रहा हूँ ताकि आंसर आ जाए और थोड़ा आप हैप्पी भी हो जाए। तो एफ ऑफ 25.2 निकालना है बच्चों। तो दिस इज एफ ऑफ 25 प्लस एफ डैश 25 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स 0.2। तो ये तो आपका 5 हो गया, ये 1/2 रूट 25 कह सकते हो इंटू 0.2। ये लिखते जाओ यार, कोई टेंशन नहीं है। 0.2/10 लिख दो, तो ये आ गया 5.02। यही तो है 5.02 अप्रोक्सीमेट वैल्यू। और याद रखिएगा ये डेल्टा एक्स जो लिखा है ना, वो नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी 25 हम लोग पीछे माना तो ये डेल्टा एक्स पॉजिटिव आया। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको ये वैल्यू निकालनी है और आपको ये वैल्यू पता है, तो आप डेल्टा एक्स लेफ्ट में नेगेटिव जाएंगे, तो उस समय क्या होगा कि आपका वो ऑटोमेटिकली ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो ये अंडरस्टूड है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, है ना। एक बार टाइम देख ले रहे हैं कि कोई ज़्यादा तो नहीं हो गया, तो इसको आराम से नोट कर लीजिए। और यहीं तो करना है आपको हर क्वेश्चन में। 1-2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के मैं करा देता हूँ ताकि आप भी हैप्पी हो जाएं। और एक्सरसाइज 6.4 कर लें ज़रूर, है ना। 6.3 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। 6.2 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का है जो कि नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। और 6.4 तो ये बहुत स्कोरिंग सेक्शन है बच्चों फॉर बोर्ड एंड जेईई एंड जीआई पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो पुराना था, इसको मिटाओ। नोट कर लिया, है ना। तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, जैसे 25 टू दी पावर 1/3 की वैल्यू निकालनी है, तो हमें 27 टू दी पावर 1/3 की वैल्यू पता है कितना होता है 3। तो वैसे ही, और क्यूब रूट निकालना है तो वैसे हिसाब से फंक्शन मानेंगे।
हमने आपको समझाया था ना कि पहले फंक्शन पे फोकस करिएगा, और x प्लस डेल्टा एक्स को आप 25 ही मान लेना। आपका x है 27, तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स यहाँ से आ जाएगा -2। एफ डैश एक्स भी निकाल लो क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो 1/3 x की पावर 2/3। सिंस वी गॉट द रिलेशन f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू f ऑफ x प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, है ना। तो f ऑफ 25 निकालना है, तो दिस इज f ऑफ 27 प्लस एफ डैश 27 इंटू डेल्टा एक्स मतलब -2। तो f ऑफ 27 निकालोगे तो ये 3 होगा, और यहाँ से अगर f डैश ऑफ हम 27 की बात करें तो दिस इज़ 1/3 इंटू ये कितना हो जाएगा 9, तो 1/27 ही लिखोगे लकीली, तो ये -2/27। तो ये 3 प्लस और ये 3 माइनस होगा यहाँ पे 0.074 के आसपास आएगा, है ना। तो दिस इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.926। हाँ सही है अप्रॉक्सीमेटली। अब अबे यार ये बताओ, इसको आप कर नहीं सकते हैं, जैसे कई कह रहे हैं कि सर को आंसर याद है इसलिए कर रहे हैं। अरे नहीं बेटा, 27×81 79/27 कर रहे हैं। अब देखो तुम्हारे सामने ही करते हैं, ये तो हम लोग बचपन में पढ़े थे ना। 27 कितनी बार जाएगा बच्चा, तो 2 बार जाएगा, 54 लिखोगे। यहाँ पे क्या करोगे 8 लिखोगे, यहाँ पे क्या करोगे 1 लिख दोगे। सही बोल रहा हूँ, 0 ले जाओगे। अब कहोगे 9 बार जाएगा, तो 9 7 63 और 9 दूनी 18 और 6 24। 1 मिनट 2.926। 27×81 होता है ना जी, 27 5 6। ये 5 के आसपास क्यों आ रहा है भाई, गड़बड़ कुछ कर दिया क्या। -2/27 2.9 27 दूनी 54 8 और यहाँ 6 1 80 9 बार। 9 बार तो नहीं जा रहा है ये। क्या गड़बड़ कर दी, कुछ गलत हो गया है। 1/2 1/3 यहाँ पे, ये तो सही लग रहा है। 1 मिनट देख लेते हैं भाई। जब 27 रखोगे तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 9 मल्टीप्लाइड बाई 327, तो -2/27 -2/27। इसको ऐसे ही रख दो, लेकिन ये इतना आंसर क्यों आ रहा है भाई, इसको कैलकुलेटर से ही निकाल लेते हैं, है ना। हमारे पास तो कौन सा एग्ज़ाम देना है दोबारा, निकाल ही लो भैया। गलत क्यों करा रहा है, अबे गलत मत करा भाई। 79 अपॉन 27 2.92। ये 9 कैसे हो रहा है भाई। अरे यार हम भी गोबर गणेश हो गए हैं तो क्या होगा, है ना। आई एम रियली सॉरी बच्चों, मैं भी क्या कर रहा हूँ, हम भी तब से सोच रहे हैं क्या हो रहा है तब से। ये 5 और ये 2, है ना। अब 9 टाइम्स ले जाओगे तो क्या होगा, कहोगे कि सर एक 0 तो बढ़ा दो, और 9 टाइम्स ले जाओगे तो 9 7 63 और 9 दूनी 18 और 6 24। तो ये हो जाएगा 7 0, फिर 2 आएगा, फिर 6 आएगा। अब सही है, हम 72 लिख रहे हैं ना, यहीं पगला गए थे थोड़ा सा, समझ रहे हो ना। बलवा सब नोच लिए हैं तो क्या होगा, हमारे दिमागों को भी नोच लिए हैं सब, ऐसे फील हो रहा है ना। सब लूल हो गया है, आप लोग माइंड मत करना। तो देखो इसमें लॉजिक यही है कि भैया यहाँ पे कुछ भी दो हम इस तरह से कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि f ऑफ 3.02 निकालो, मतलब कुछ भी f ऑफ 3 प्लस एफ डैश 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.02 कर ही लोगे। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक इरर वाला क्वेश्चंस करा देते हैं ताकि आपको ये लगे कि नाम तो लिए थे इरर का, इरर नहीं आया। तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो बच्चों, जो अगला क्वेश्चन है, इफ़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 सेंटीमीटर विथ एन एरर ऑफ 0.03 सेंटीमीटर, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। एक चीज़ नोटिस करिएगा, ये जो एरर निकालने का गेम चल रहा है वो डेल्टा वी का चल रहा है। जैसे क्या है कि वॉल्यूम आपने निकाला रेडियस के रिस्पेक्ट में, अब रेडियस में कुछ एरर आपने क्रिएट किया तो उससे वॉल्यूम में कुछ एरर होगा, वही चीज़ हम लोग निकालना चाहते हैं। तो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन सिंपल होते हैं और इसके डिटेल डिस्कशन आपको फिजिक्स में एरर एंड अप्रोक्स क्या होता है, एरर एनालिसिस, उसमें कराया जाता है। जितना मैथ में पार्ट है उतना मैं बता देता हूँ। जैसे वॉल्यूम की वैल्यू आप 4/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर क्यूब लिखते हो, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है ना, डेल्टा वी का एक टेक्निक होता है लिखने का कि इसको dv/dr कर देते हैं मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा आर करते हैं। आप ध्यान से देखो तो ये वही है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले y = f(x) लिखा था, फिर y प्लस डेल्टा वाई को हमने, आप ध्यान से दिए होंगे तो x प्लस f'(x) इंटू डेल्टा x लिखा था। तो यहाँ से कौन हो गया, ये आ गया। वही चीज़ हमने लिख रहे हैं। डेल्टा वाई को क्या किया कि जो y है उसको x r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा आर, तो वो पॉइंट लिख लेना। अब ये क्या होगा, तो ये कहोगे कि 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा आर हो जाएगा, वैल्यू रख दो। तो 4 पाई तो पाई ही रहने देते हैं, 9 की जगह 36 लिख देते हैं, सॉरी 9 का स्क्वायर होता है 81 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा आर कितना है भाई 0.03। तो ये मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया 12 मल्टीप्लाइड बाई 81 मल्टीप्लाइड बाई पाई। अब ये तो हमने मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अब तो इसको करते हैं 81 और 12 तो 12 का मैं 12, अरे ऐसे करना 162 और फिर 81, तो ये कितना हो गया 279,972। तो डेसिमल 972 पाई क्या लिखोगे, यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। तो ये एरर है आपका, एरर इन कैलकुलेटिंग वॉल्यूम। मेरे लिए सॉरी बच्चों। तो आप क्या करना, देखो फिर से मैं बताता हूँ, ये इतना झटपट कैसे कर रहे हैं, कर लपालप कर रहे हैं। तो देखो ये क्या हुआ ना कि ये y है, क्या है y है, हमारे साथ बोलो जय माता दी, उसके बाद बोलो y = f(x), ये मैंने बताया था। ये आपको फंक्शन है, इस गिवन है। हमने आपको यही सिखाया ना कि अगर अप्रोक्सीमेट निकालना हो तो y प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू f(x) प्लस f(x) इंटू डेल्टा x लिखिए। कैसे लिखिए, मैं ये कह रहा था कि जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है उसको अप्रोक्सीमेट डिफरेंशियल में कन्वर्ट करके लिख दिया। आप देखोगे ना तो एनसीईआरटी में भी इसी तरह का कुछ डायग्राम बनाया है ना, ऐसे करके एक ऐसी टांग खींचा है, फिर इस तरह से करके ये बोलता है कि डेल्टा वाई है एक डेल्टा एक्स है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसी डायग्राम को याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि y अगर f(x) है तो ये कैंसिल हो गए और डेल्टा वाई की वैल्यू ये आ गई। तो वहीं हमने ये लिखा है। इसके बाद ये कहेंगे बच्चों की कैसे, हाउ इट्स कम, हम कैसे जानें, आपके कहने से जानें, नहीं जानेंगे, मुझे समझाओ। तो देखो ये जैसे y मानो, ये x मानो, तो अभी हमने लिखा ना डेल्टा वाई को वैल्यू dy/dx इंटू डेल्टा एक्स लिखे हो, इसको डिफ्रेंशिएट तो कर लोगे ना यार। फिर कहोगे सब तो वैल्यू दी रखी है, r की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर, तो 9 रख दिया तो 81 आया, ये आपको दिया है। और ये सब क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब आएगा, वॉल्यूम की यूनिट, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हैं, और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर है, मैं बोल ही देता हूँ देख के, है ना, 6.4। और इसके सारे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट नहीं करने, अब नहीं करने हैं। और भूलिएगा मत दोस्तों, प्लीज़ कर लीजिएगा, है ना। ये आपके करियर का सवाल है और आपके लाइफ का सवाल है, बोर्ड में नंबर पाना है ना। तो देखिए हमने तो अपनी जिम्मेदारी, और इसके अगर आपका नंबर नहीं आता है तो इसके ज़िम्मेदार सिर्फ आप होंगे, इसके लिए मेरा चैनल ज़िम्मेदार नहीं होगा, मैंने तो आपको बता दिया। तो एक बार शुरू से बताओ आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा है, कम ऑन बोलो। तो कहोगे सबसे पहले सर रेट मेजरर के बारे में बताया आपने, फिर ये बताया कि अगर क्वांटिटी चेंज हो रही है तो उससे डिपेंडेंट चीज़ें भी चेंज हो सकती हैं, जैसे वॉल्यूम का फार्मूला लिखवाया, सर्किल लिखवाया, स्क्वायर लिखवाया,
ये सारी चीज़ें भी, और ये भी वार्निंग दिया है सर कि आपने मैक्सिमम मिनिमम में आप बताएंगे नहीं तो मुझे मजबूरन याद करना पड़ेगा। बिल्कुल सही जा रहे हो। फिर रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन, लैडर वाला क्वेश्चन, कोन वाला क्वेश्चन कराया। फिर अप्रॉक्सीमेशन में आपने ये बताया कि सर वो जो है ना, क्या कहते हैं उसको, फर्स्ट प्रिंसिपल वाला डेरिवेटिव लिख के और उसके बाद क्या करो, वो डेल्टा एक्सटेंडिंग टू जीरो था उसको गायब कर दो। बिल्कुल सही जा रहे हो, एकदम सही जा रहे हो, बोलो, बोलते जाओ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। तो उसके बाद क्या किया आपने, तो हाँ उसके बाद आपने 2 क्वेश्चंस कराए। फिर एक चीज़ ध्यान रखना कि उसमें अप्रॉक्सीमेशन में जितना क्लोजर वैल्यू लोगे ना, जैसे आपको 25 का क्यूब रूट निकालना था तो हमने 27 माना। कई स्टूडेंट आर्गुमेंट कर सकते हैं कि 8 कहीं नहीं माने, 1 कहीं नहीं माने, तो जितना क्लोजर वैल्यू आप जाएंगे उतना अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अच्छी आएगी। और हमारा जैसे मान लीजिए 80 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम 81 को आप रेफरेंस मानते हुए कैलकुलेट करेंगे, ना कि 64 को। अगर 65 का निकालना है तो 64 को मानेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड, जो क्लोजर रहेगा, है ना। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि उस समय छूट गया। जैसे कई स्टूडेंट डाउट पूछते हैं ऑफलाइन क्लासेज में, तो ये ऑनलाइन क्लास है तो आप डाउट पूछ भी रहे होंगे तो हमें तो सुनाई देगा नहीं, है ना, थोड़ा बहरे हैं ना, इसलिए नहीं सुनाई देगा। और तो कहो कि सर सुनाई नहीं देगा, लेकिन आप तो जानते हो ना, मेरे डाउट हुआ तो बता दो यार। बिल्कुल सही जा रहे हो। ईरर वाले में क्या कराया, कहोगे ये क्वेश्चन तो कराया सर, 2-3 कराते तो थोड़ा, अरे भाई 2-3 तो आप फिजिक्स वाले सर आपके कराएंगे ना, काहे टेंशन ले रहे हो यार। तो इसमें हमने क्या बताया कि जो सर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा, फिर y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू आपने बताया ही था एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई को आपने एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स कर दिया, उसी में एक वॉल्यूम का क्वेश्चन करा दिया और बोला कि एनसीईआरटी 6.4 और 6.1 के क्वेश्चन करके आना। अब इसी के बाद पे हम लोग ये सेक्शन ख़त्म करते हैं। और ये मैंने बोला भी था कि बोर्ड लेवल का ही है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, स्टिकली इंक्रीजिंग। अगली क्लास में क्या क्या बताऊंगा मैं, तो स्टिकली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, स्टिकली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, डेरिवेटिव टेस्ट फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमम मिनिमम वाले जो क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम मिनिमम, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा की डेफिनेशन, क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट्स, सेकंड डेरिवेटिव का एप्लीकेशन जिसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मेजर करते हैं। तो अगली 2 क्लास आपके मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन चलेंगे और अगली 2 क्लास बाद आपका एनसीईआरटी लेवल का एओडी ख़त्म हो जाएगा। फिर उसका जो अगली क्लास होगी उसमें रोल्स और एलएमवीटी ख़त्म करेंगे, फिर हम आपको ग्राफ बनवा देंगे। तो आज दूसरी क्लास है, हमने आपको 7 क्लास कहा है ना, 5 क्लास में हो जाएगा ख़त्म। अब टेंशन मत लीजिए, बस आपके हमारे साथ बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। हैव ए ग्रेट डे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराओ यार, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो, प्रमोट करो, आपका चैनल है और ये आप ही की हेल्प के लिए है ना। हमें तो दोबारा सिलेक्शन चाहिए नहीं IIT JEE में, किसको चाहिए, किसको चाहिए, आपको चाहिए, आपके दोस्तों को चाहिए, आपके जूनियर्स को चाहिए, आपके रिलेटिव को चाहिए। तो सपोर्ट कौन करेगा, कौन करेगा सपोर्ट, मैं, आप करोगे। इसी बात पे करके रहो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर जोड़ो। हैव ए ऑल द बेस्ट, गुड डे।